वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपकी बुक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे। कलेक्शन ऑफ डाटा स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट स्टेप है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में करवाया था कि जब हमारे सामने कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, जब हमने किसी चीज का सोल्यूशन ढूंढना होता है और हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, तो वहीं से स्टैटिस्टिक्स शुरू हो जाती है। यदि बच्चों आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसी बुक है कि इसका हर एक चैप्टर प्रीवियस चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। यदि आप इसका फोर्थ चैप्टर करेंगे तो आपको थर्ड चैप्टर पता होना चाहिए, थर्ड चैप्टर सेकंड चैप्टर पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये कॉन्टिन्यूटी में करना है, क्योंकि हर चैप्टर प्रीवियस चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा में हम क्या करेंगे? कलेक्शन ऑफ डाटा है क्या? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि जैसे ही हमारे सामने सपोज करो कोई प्रॉब्लम आए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हमने उसको सॉल्व करना है, हम उसके लिए क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। डाटा क्या है? एक तरह का, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, डाटा है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। ओके, तो जो उसको इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करता है उसको हम रिसर्चर कह देते हैं, इन्वेस्टिगेटर कह देते हैं, सर्वेयर कह देते हैं। ये वर्ड आपको याद रखने होंगे, क्योंकि जब हम ये चैप्टर करेंगे तो इनको यूज करेंगे कि सर्वेयर ऐसे करता है, फिर इन्वेस्टिगेटर ऐसे करता है। तो जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है उसको हम क्या कह देते हैं? रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर, सर्वेयर, कोई भी वर्ड हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो हमें डाटा मिलता कहाँ से है? इंफॉर्मेशन हम किस तरह से इकट्ठी करते हैं? दो सोर्सेज हम इसमें मानते हैं कि दो सोर्सेज से हम डाटा इकट्ठा करते हैं। एक तो है प्राइमरी सोर्सेज, एक है सेकेंडरी सोर्सेज। अब ये प्राइमरी सोर्सेज क्या है? जैसे कि जब रिसर्चर खुद जाके लोगों से क्वेश्चंस पूछता है, लोगों से मीटिंग करता है, उसके बारे में डाटा इंफॉर्मेशन है जो वो इकट्ठी करता है। जब सेल्फ जाके खुद जाके इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है उसको हम क्या देते हैं? प्राइमरी सोर्स। आपने देखा होगा कि आपके घर पे भी बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें आपके 5 मिनट चाहिए, हमने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। आप कई बार आते हैं कि आपके न्यूज़पेपर कौन सा लगा हुआ है, आप कितनी देर से वो न्यूज़पेपर यूज कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस। वो क्या है? एक तरह का सर्वे होता है, वो सर्वे कर रहे होते हैं, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं, डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेज। जरूरी नहीं कि रिसर्चर ने खुद ही जाना है, वो अपने साथ में और असिस्टेंट लगा सकता है। जैसे सपोज करो उसने 10 बंदे लगा लिए, ठीक है, उनको 10 एरिया अलॉट कर दिए और वो खुद जाके इंफॉर्मेशन, वो 10 लोग जाके इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, उसको भी हम प्राइमरी सोर्स बोलेंगे। क्योंकि कोई भी, चाहे उसकी कोई हेल्प कर रहा है, चाहे रिसर्चर खुद कर रहा है, जब एक्चुअल फील्ड में जाके इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं उसको हम प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कहते हैं, जो कि एक नई इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है, फ्रेश इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। सेकेंडरी सोर्सेज वो होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिलेटेड ऑलरेडी किसी ने पहले से रिसर्च की हुई है, पहले से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है, उस इंफॉर्मेशन को हम अपनी प्रॉब्लम में यूज कर रहे हैं। बहुत सारा डाटा होता है जो आपको बुक्स में पब्लिश हुआ मिलेगा, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में ऑलरेडी, या फिर किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में पब्लिश हुआ होता है, जिसको हम अपने रिसर्च में यूज कर लेते हैं एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, उसको हम यूज कर लेते हैं। इसका फायदा सबसे ये होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा का, कि आपको ऑलरेडी जो टैबुलेटेड जो रिसोर्सेज हैं, जो ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन के मिल जाते हैं, जिसको आप अपनी जो रिसर्च है उसमें यूज कर सकते हैं। तो वो ये आपको समझ आया होगा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा जब आप खुद जाके खुद या फिर फ्रेश एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा जो आप पहले से किसी ने और इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हो उसको अपने लिए यूज कर लेते हैं। इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो आपने एक मोबाइल फोन खरीदना है, ठीक है, आप खुद गए शॉप पे, आप दो मोबाइल्स में कंफ्यूज थे कि कौन सा मोबाइल लूं। आप शॉप पे खुद गए और दोनों मोबाइल के फीचर्स कंपेयर किए और इंफॉर्मेशन इकट्ठी की कि इसमें कौन से फीचर्स अच्छे हैं, इसमें कौन से फीचर्स अच्छे हैं। वो तो हो गया प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। ओके, एक है कि आपने यूट्यूब पे भरा कि इन दो फोन्स का कंपैरिजन करो, ठीक है, बहुत सारे टेक गुरुज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रिव्यूज डालते हैं इन चीजों के, तो आप उनका कंपैरिजन वहां से देख लिया कि किसमें कौन से फीचर्स अच्छे हैं। इसका मतलब किसी और ने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई थी, उस इंफॉर्मेशन को आपने अपने लिए यूज कर लिया। दैट इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। तो अब हमारे पास सपोज करो यदि हमने प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा यूज कर रहे हैं, हम लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट तैयार करना होता है जिसको हम कहते हैं क्वेश्चनियर। ओके, क्या कहते हैं उसको हम? क्वेश्चनियर। प्रेपरेशन ऑफ
इंस्ट्रूमेंट। ओके, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है तो उसके लिए हमें क्या बनाना होगा, एक क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर क्या होता है, इट इज अ लिस्ट ऑफ सम क्वेश्चंस, ऐसी एक लिस्ट जिससे आपका जो पर्पस है वो सॉल्व हो सके। मैंने जैसे आपको बताया कि जब आपके घर पे सर्वे करने आते हैं तो आपसे वो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो वो ऑलरेडी उनके फ्रेम्ड होते हैं। कई बार वो प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, आपको कहते हैं कि प्लीज ये फॉर्म भर दीजिए, उसमें आपने कहीं टिक करना होता है, कहीं कुछ लिखना होता है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लिखनी होती है कई बार, ठीक है। तो किसी भी तरह से हो सकता है, वो वर्बली भी पूछ सकते हैं आपको और आपको प्रिंट फॉर्म में भी दे सकते हैं। क्वेश्चनियर क्या है, एक तरह की लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जिसके बेस पे कोई भी सर्वेयर एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। अब ये क्वेश्चनियर कैसा होना चाहिए, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चनियर कैसा होना चाहिए ताकि आपको अच्छी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो। सबसे पहली बात तो क्वेश्चनियर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने को होने चाहिए कि इतने ऐसे ना हो कि बंदा करता करता थक ही जाए और कहे कि मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है, इतने आपने 100 क्वेश्चंस रख दिए। ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि आपने उसमें सिर्फ 4-5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन भी पूरी नहीं आप कर पा रहे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतना हो कि जो रिसर्च आप करने जा रहे हैं उसका पर्पस भी सॉल्व हो और आपको एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन मिल भी जाए और जो रिस्पोंडेंट है वो उस क्वेश्चनियर को सॉल्व भी कर दे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जरूर ध्यान रखना चाहिए, ये शॉर्ट में होना चाहिए जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। सेकंड है, ये क्लियर होने चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए ताकि जो रिस्पोंडेंट को पता हो कि वेग नहीं होनी चाहिए, उसको पता हो कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये ना हो कि हर क्वेश्चन आप ही को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार होता है कि हम किसी को किसी और बंदे को भेज देते हैं कि आप मेरा क्वेश्चन सॉल्व करवा के ये उस बंदे से मिलके मेरे को ये दे देना, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप तो हर टाइम वहां पे नहीं होगे ना कि क्वेश्चन आपने सॉल्व करवाना है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि कई बार इतना डाटा बड़ा होता है, इतना सैंपल बड़ा होता है कि एक पर्सन 10 लोगों को और लगा देता है कि उनको हर बंदे को क्लियर करना नहीं आता जो रिसर्चर का क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन लैंग्वेज में क्लियर होने चाहिए कि रिस्पोंडेंट को, चाहे वो वर्बली पूछ रहे हैं आप, चाहे वो रिटन फॉर्म में है, कि उसका वो आंसर कर सके, ठीक है। कंसाइज होने चाहिए, बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ये 3 क्वालिटीज हैं जो एक क्वेश्चनियर में जरूर होनी चाहिए, ये आपको याद कर लेनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपने ऐसे लिख देना है कि शॉर्ट होने चाहिए। शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत थोड़े होने चाहिए, लेकिन उसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी होनी चाहिए। ये हो गया प्रेपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चनियर, ठीक है। यहाँ पे हमने किया, इसमें डाटा को क्या कहते हैं, एक तरह की क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन। इसमें 2 सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्सेज वो हैं जहाँ पे खुद रिसर्चर जाके सेल्फ जाके या फिर किसी की हेल्प से डाटा इकट्ठा करते हैं, जिसको हम कह देते हैं कि फ्रेश इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। सेकेंडरी सोर्स, जैसे कि मैंने आपको मोबाइल की एग्जांपल दी थी कि यदि आप ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई गूगल पे चेक कर रहे हैं कि कौन से मोबाइल के फीचर्स अच्छे हैं, वो हो गया सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। फिर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए हम क्वेश्चनियर रेडी करते हैं। क्वेश्चनियर कैसा होना चाहिए वो आपको 3 ये मैंने बेसिक क्वालिटीज बता दी कि क्वेश्चनियर कैसा होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है, अब भी कह रही हूँ, जो भी मैं बोर्ड पे लिखती हूँ उसको नोट जरूर कीजिए करें, ताकि वो आपको बाद में रिवाइज करने के लिए इजी रहे और साथ साथ में आपके नोट्स प्रिपेयर होते रहे। अब क्वेश्चनियर रेडी हो गया हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चनियर को हम किस किस तरह से लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोड क्या है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चनियर प्रिपेयर करने के बाद अब हमने उसके थ्रू इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। हमारे पास 3 मोड्स हैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के। या तो हम पर्सनली जाके वो क्वेश्चंस पूछ लें, या फिर हम उनको ईमेल कर दें कि वो उस क्वेश्चंस का रिस्पांस करके हमें वापस ईमेल कर दें, या फिर हम टेलीफोन के थ्रू वो क्वेश्चंस पूछ लें। 3 मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे करेंगे कि एक तो पर्सनल इंटरव्यू, या फिर हम उनको मेल कर दें, मेल इंटरव्यू, या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू हम कर ले, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू के क्या एडवांटेजेस हैं यदि हम खुद जाके किसी से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। एक तो ये है कि हाईएस्ट रिस्पांस रेट हो जाता है कि लोग आपको आंसर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जितना सपोज करो आप, मतलब मैक्सिमम लोग आपको रिस्पांस करते हैं यदि आप पर्सनली जाके इंटरव्यू लेते हैं। फिर आप उसमें सारे तरह के क्वेश्चंस, यदि एक्सप्लेनेटरी हैं, 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं, सभी तरह के क्वेश्चंस को आप उसमें यूज कर सकते हैं। देन बेटर फॉर ओपन एंडेड क्वेश्चन
क्वेश्चंस ऐसा होता है कि कई क्वेश्चंस में लोगों का अपने डिफरेंट व्यूज होते हैं, ठीक है, खुद के आंसर्स होते हैं, खुद की एक्सप्लेनेशन होती है, तो आप उनको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के लिए पर्सनल इंटरव्यू बहुत अच्छी होती है, जिसमें आप कुछ डिस्कस कर सकते हैं, उनके लिए फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक है, इसमें क्वेश्चंस को क्लियर किया जा सकता है। यदि सपोज करो रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन क्लियर नहीं है, उसमें कोई एम्बिगिटी है या रिस्पांस देने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपसे उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मांग सकता है और आप उस क्वेश्चन को क्लियर कर सकती हैं। ये पर्सनल इंटरव्यू के बेनिफिट्स हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो क्या है? ये एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव कैसे होता है कि आपको जाने आने का खर्चा पड़ जाता है, ठीक है, किसी से मिलने का, जाने का, ये आपको इसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम भी बहुत लेता है, क्योंकि आपको हर एक बंदे को मिलने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। इसमें एक और जिसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है इन्फ्लुएंसिंग। इसमें जो रिसर्चर है, जो सर्वेयर है, वो कई बार क्वेश्चंस ही इस तरह से पूछता है कि अपने इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग वो उससे आंसर लेता है। जो रिस्पोंडेंट खुद आंसर देना चाहता है, कई बार वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता और इंटरव्यूअर का इन्फ्लुएंस ऐसा हो जाता है कि वो उनके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को चेंज कर लेता है। ट्रू पिक्चर हमारे सामने नहीं आती। सेकेंड है हमारे पास मेल्ड इंटरव्यू। इसमें है आपने मेल कर दिया क्वेश्चन पेपर को, क्वेश्चनियर को मेल कर दिया और उसके रिस्पॉन्स आपको आते हैं। लेकिन इसके भी कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस का सबसे बेस्ट ये है कि लीस्ट एक्सपेंसिव है। इसमें आपको खर्चा कम आता है। एक ही बार में आपने बहुत सारे लोगों को मेल कर दिया, आपको कहीं जाने आने का खर्चा नहीं पड़ा और आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं हुआ। रिमोट एरिया, यहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, बहुत दूर एरिया के हैं लोग, वहां पर जाकर कोई आने जाने के साधन बहुत कम है, वहां पर भी थ्रू इंटरनेट आप अपना क्वेश्चनियर मेल कर सकते हो। नो इन्फ्लुएंस, इसमें पर्सनल जो सर्वेयर है उसका इन्फ्लुएंस नहीं रहता। इसमें जो रिस्पोंडेंट है वो खुद से अपने आंसर्स कर सकता है। बेस्ट फॉर सेंसिटिव क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप उनके दूसरे के सामने रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते। इस सिचुएशन में मेल्ड इंटरव्यू सबसे बेस्ट रहता है, जिनके रिस्पॉन्स आप रिटर्न में भेज सकते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ये इलिटरेट लोगों के लिए नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि वो उस क्वेश्चनियर को पढ़ ही नहीं सकते, तो वो रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। कई बार वापस आने में, मेल वापस आने में टाइम ले लेता है। कुछ लोग मेल पढ़ के छोड़ ही देते हैं और वापस आपको करते ही नहीं है, तो जो रिस्पांस रेट है वो भी कम हो जाता है। नो एक्सप्लेनेशन, जैसे हमने ऊपर किया था कि इसमें एक्सप्लेन किए जा सकते हैं यदि क्वेश्चंस की कोई एम्बिगिटी है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी जाती कई बार द्वारा पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए, और वो अपने अकॉर्डिंग आंसर दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया मेल्ड इंटरव्यू के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। देन है टेलीफोनिक इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि इन दोनों के कुछ पॉजिटिव और दोनों के नेगेटिव इसमें मिक्स हो जाएंगे। रिलेटिवली लो कॉस्ट, ठीक है, उसमें आपका आने जाने का खर्चा था, आने जाने पे खर्चा भी होता है और टाइम भी कंज्यूम होता है, ठीक है। लेकिन टेलीफोन पे क्या होता है कि उससे कम कॉस्ट है, ठीक है, आपको सिर्फ फोन करना है, टाइम आपका थोड़ा लग रहा है, आने जाने का आपको कोई खर्चा नहीं पड़ रहा, तो रिलेटिवली ये लो कॉस्ट में आपको पड़ता है और इसमें कम इन्फ्लुएंस डाल सकता है अपना जो सर्वेयर है। आप अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग वो जो आपको रिस्पोंडेंट है अपना आंसर करता है, ठीक है। इधर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इसको लिमिटेड यूज किया जा सकता है, क्योंकि कई बार लोग फोन उठाते ही नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, इसलिए इसका लेस रिस्पॉन्स रेट रह जाता है। कई क्वेश्चंस के लिए कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको टेलीफोन के ऊपर नहीं एक्सप्लेन किए जा सकते, नहीं पूछे जा सकते, तो इन सिचुएशंस में हम टेलीफोनिक इंटरव्यू ये वाला मोड नहीं यूज कर सकते। फिर भी कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए आपके पास कौन कौन से मोड्स हैं आप लिख सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू, मेल्ड इंटरव्यू एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू। इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जैसे कि आपने कोई भी क्वेश्चनियर प्रिपेयर करना है, ठीक है, कोई क्वेश्चनियर आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसको ऐसे डायरेक्टली नहीं कि आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए और आपने जाके अप्लाई कर दिए, जाके आपने क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। उसको पहले थोड़े लोगों के ऊपर ट्राई किया जाता है कि क्या हमारे क्वेश्चंस सही हैं जो मैंने फ्रेम किए हैं, क्या उनका वो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है जो मैं चाहता हूँ, लोगों को वो क्लियर हो रहे हैं। उसको हम बोलते हैं पायलट सर्वे। क्या बोलते हैं? पायलट सर्वे। पायलट सर्वे क्या होता है? किसी भी क्वेश्चनियर को प्रिपेयर करने से पहले, उसको फील्ड में अप्लाई करने से पहले आप एज अ सैंपल थोड़े लोगों के ऊपर जब अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। क्या नाम है उसका? पायलट सर्वे।
पायलट सर्वे क्यों जरूरी है? इससे आप अपने क्वेश्चंस की ऑथेंटिसिटी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि लोगों को मेरे क्वेश्चंस क्लियर हैं या नहीं, लोग उसका रिस्पांस कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर उससे जो रिजल्ट मुझे चाहिए, जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, क्या उन क्वेश्चन से मुझे इंफॉर्मेशन आ रही है या नहीं। मैंने आपको पहले क्वेश्चनर की 3 जो क्वालिटीज थी वो करवाई थी कि कंसाइज होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसा इतना अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि आपके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाए और क्लियर होना चाहिए हर क्वेश्चन। तो वो पायलट सर्वे से हमें पता चल जाता है। पायलट सर्वे है क्या? क्वेश्चन ईयर को फुल प्रिपेयर करने से पहले, फील्ड में अप्लाई करने से पहले हम किसी थोड़े लोगों के ऊपर, थोड़े सैंपल के ऊपर जब उसको अप्लाई करके उसके रिजल्ट्स को चेक करते हैं कि हमारा क्वेश्चन ईयर ठीक है या नहीं ठीक है। ओके, तो ये था हमारा पायलट सर्वे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं 2 टर्म, सेंसस एंड सैंपल सर्वे। सेंसस एंड सैंपल सर्वे क्या है? सेंसस का मतलब जो हमारे अंडर स्टडी प्रॉब्लम है, जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है, जब हम उसके हर एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं अपनी रिसर्च में, उसको बोल देते हैं सेंसस सर्वे। मतलब यहाँ पर हमारी उस स्टडी को अप्लाई किया जाना है, उस पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट को उसमें इंक्लूड किया जाए, ठीक है, वो तो हो जाता है सेंसस सर्वे। सैंपल सर्वे क्या है कि जब हम उसमें से कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको देखो, जैसे हमने देखना है कि ये राइस की क्वालिटी कैसी है। आप कभी शॉप पे गए होंगे, वहां पर राइस पड़े हैं, दाल पड़ी है, हमने देखना है कि ये राइस की क्वालिटी कैसी है, दाल की क्वालिटी कैसी है। तो हम उसमें से ऐसे थोड़ा सा हाथ में उठा के देख लेते हैं कि ये राइस की क्वालिटी कैसी है, दाल की क्वालिटी कैसी है। इसका मतलब उस सैंपल से हम पता कर लेते हैं कि वो उस चीज की क्वालिटी कैसी है। सैंपल क्या है? बाकी चीज को, जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम पूरी पॉपुलेशन को, जो कि अंडर स्टडी है, उसके हर एलिमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो हो गया सेंसस सर्वे, उसको बोलते हैं कंप्लीट सर्वे। ओके, यदि हम उसमें से कुछ लोगों को, कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, उनके ऊपर अपनी रिसर्च करते हैं, वो हो गया सैंपल सर्वे। जैसे कि सपोज करो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने 10+1 के स्टूडेंट्स का एटीट्यूड देखना है टूवर्ड्स ई लर्निंग। ओके, एटीट्यूड टूवर्ड्स ई लर्निंग हमने किनका देखना है? 10+1 के स्टूडेंट्स का। कहाँ के हैं वो 10+1 के स्टूडेंट्स? ऑफ लुधियाना, ठीक है, ऑफ 10+1 स्टूडेंट्स ऑफ लुधियाना। ओके, अब देखिए हमारे पास पॉपुलेशन क्या हो गई? ये तो हो गई हमारी रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, हमारी जो अंडर स्टडी प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमने डाटा इकट्ठा करना है, वो चीज है जिसको हम प्रॉब्लम कह देते हैं। प्रॉब्लम का मतलब जिसके ऊपर हमने स्टडी करना है। अब ये हो गई हमारी प्रॉब्लम, एटीट्यूड टुवर्ड्स ई लर्निंग ऑफ 10+1 स्टूडेंट्स ऑफ लुधियाना। ओके, यदि हम लुधियाना के हर एक बच्चे के ऊपर अपना क्वेश्चनियर स्टडी कर रहे हैं, हर एक बच्चे को कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया सेंसस सर्वे। इसका मतलब वो हमारा पूरी पॉपुलेशन के ऊपर सर्वे हो गया, ठीक है, वो हो गया हमारा सेंसस सर्वे। यदि हम उन स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और उनके ऊपर अपना क्वेश्चनर अप्लाई करते हैं, वो हो गया सैंपल सर्वे, कि हमने उसमें से सैंपल सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब ये सैंपल कैसे सिलेक्ट करते हैं, सैंपल की क्या टेक्निक है? ये भी हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं, जिसको हम बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होगी? जैसे कि इसमें ये एक सिस्टमैटिक टेक्निक है जो कि बहुत अच्छी तरह से अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, जो कि आपके रिजल्ट्स आने में बेटर होती है रादर देन नॉन रैंडम सैम्पलिंग में। इसमें सपोज करो आपने देखने लुधियाना के 10+1 स्टूडेंट्स। ओके, अब लुधियाना में तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, आप देखोगे कि कितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें से गवर्नमेंट स्कूल में से आपने कितना डाटा कलेक्ट करना है, क्योंकि परसेंटेज आप उसके हिसाब से रखेंगे कि जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनकी परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे, क्योंकि आप अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स बेस्ट लेके आना चाहते हैं। तो आपका सैंपल भी इस तरह से सिलेक्ट होना चाहिए जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ हर एक स्कूल के जो टॉपर बच्चे थे, 5 टॉपर बच्चे थे, उन्हीं से आपने क्वेश्चनियर अप्लाई कर दिया, तो फिर वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करेगा। बाकी के बच्चों को क्या एटीट्यूड है, बाकी के बच्चे कैसे लेते हैं ई लर्निंग को, तो आपने वो डाटा जब किसी टेक्निक से रैंडमली सिलेक्ट करते हो, सिस्टमैटिक सिलेक्ट करते हो,
जिसमें हर एक यूनिट के आने के इक्वल चांस होते हैं, वो होती है रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या हो गई कि जो भी आपको +1 का स्टूडेंट मिला, आपने जाके उससे क्वेश्चनियर अप्लाई कर लिया, आपने कहा सपोज करो हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, हमारे पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पूरे लुधियाना में 10+1 में पढ़ने वाले 10,000 स्टूडेंट्स हैं। हमने सोचा कि 10% हम इसका सैंपल इकट्ठा कर लेते हैं, तो कितना हो गया ये 10%, 1000 हो गया। अब यदि 1000 स्टूडेंट को मिलना है, आपने सोचा कि जो जो मिल रहा है बच्चा हम उस स्टूडेंट से अपना डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे ही 1000 पूरा हो गया तो वो हम उसकी रिसर्च, हम उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स लगा देंगे। वो होगी नॉन रैंडम टेक्निक कि आपने अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लिया, आपने अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग देख लिया कि कौन से बच्चे आपने को मिले और उनके ऊपर आपने डाटा लगा दिया, सबको इक्वल चांस नहीं मिला। रैंडम सैम्पलिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है किसी भी पॉपुलेशन से सैंपल इकट्ठा करने के लिए, लेकिन कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप नॉन रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 टर्म्स और करवाती हूँ। जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं, कई बार रिसर्च करने में स्टैट अपना अप्लाई करने के बाद 2 तरह के एरर आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। अब ये सैम्पलिंग एरर क्या है? सैम्पलिंग एरर वो है जो कि सैंपल सिलेक्ट करने में होता है। ज्यादातर ये होता है कि आप छोटा सैंपल इकट्ठा कर लो। अब सपोज करो हमारे पास 10,000 थे, ठीक है, यहाँ पर 10% फिर भी रिप्रेजेंटेटिव लग रहा है। अब यदि हम कहें हम 10,000 में से ना सिर्फ 15 स्टूडेंट्स के ऊपर हमारी रिसर्च कंडक्ट कर देते हैं और उसको 10,000 के ऊपर अप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा। ओनली 15 स्टूडेंट्स यदि हम अपना सैंपल ले रहे हैं तो ये सैम्पलिंग एरर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये हमें वो रिजल्ट नहीं देगा जो कि हमें एक्चुअल में चाहिए, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ये प्रॉपर आपकी पॉपुलेशन को। तो सैम्पलिंग एरर वो एरर होते हैं जो कि सैंपल को सिलेक्ट करने में, सैंपल का नंबर आपने यदि थोड़ा ले लिया तो वो क्रिएट हो सकते हैं। इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं सैम्पलिंग एरर को? नो डाउट यदि हम अपना सैंपल का जो नंबर है उसको इंक्रीज कर दे, इसको दूर किया जा सकता है। ओके, तो नॉन सैम्पलिंग एरर वो होता है जब आपका जो सैंपल को सिलेक्ट करने में बायस हो जाते हो आप, जो कि ज्यादातर नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आता है कि जो आपको मिले आपने उन लोगों के साथ, उन लोगों के से डाटा कलेक्ट कर लिया। तो ये होता है कि सैम्पलिंग बायस के साथ कई बार आप आ जाता है, या फिर जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, लोग रिस्पॉन्स करते हैं, कई बार क्वेश्चनर को बिना पढ़े ही रिस्पॉन्स कर देते हैं, ऐसे ही टिक लगा देते हैं, ऐसे ही अपने आंसर्स कर देते हैं बिना क्वेश्चंस को समझे, बिना क्वेश्चंस को पढ़े। कई बार रिस्पॉन्स गलत दे देते हैं, जो एक्चुअल में उनके मन में होता है वो नहीं लिखते रिस्पॉन्स में, इसलिए भी कई बार सैम्पलिंग एरर आ जाते हैं। तो 2 तरह के सैंपल एरर किए हमने, सैम्पलिंग जो एरर किए हमने अपनी रिसर्च में, सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर कौन से हो गए? जो डाटा का नंबर सिलेक्ट करने में हम कई बार हो जाता है, जैसे हमने क्या कि थोड़ा डाटा सिलेक्ट करिए, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? यदि हम डाटा को, नंबर ऑफ सैंपल को इंक्रीज कर दे। और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या हो गए? कई बार आप ही डाटा सिलेक्ट करने में, सैंपल सिलेक्ट करने में गलती खा जाते हैं, वो हो गया सैंपल बायस, या फिर रिस्पोंडेंट की गलती हो जाती है कि वो रिस्पॉन्स बिना पढ़े क्वेश्चंस के कर देते हैं, इससे भी सैम्पलिंग एरर क्रिएट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि कुछ हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डाटा इकट्ठा करती हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती हैं, जो कि बहुत सारे रिसर्चेस अपनी रिसर्चेस में यूज करते हैं। ठीक है, उनमें से मेन जो है वो है सेंसस सर्वे, जो कि सेंसस ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, एक है एनएसएस जिसको हम नेशनल सैंपल सर्वे कहते हैं। तो ये जो नेशनल सैंपल सर्वे है ये मेनली सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लोगों का सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज है जो उनके बारे में डाटा कलेक्ट करती है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पे अपना डाटा कलेक्ट करती हैं। जो एनएसएस है मेनली वो है सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करती है। सेंसस ऑफ इंडिया हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कि
ये पूरा सेंसस आपको नाम से करवाया था कि हर एलिमेंट को इंक्लूड करती है। ये पूरे इंडिया में हर घर को अप्रोच करती है, हर पर्सन से डाटा कलेक्ट करती है। ये पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव डाटा हमें देती है। इसमें मेनली पॉपुलेशन के हर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि कितने लोग हैं हमारे, नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, क्या एज है, उनकी एज कॉम्पोजिशन क्या है, कितने लोग हैं जो वर्किंग हैं, कितने नॉन वर्किंग हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेंसस ऑफ इंडिया में की जाती है। ये हर 10 ईयर के बाद हमारी कंट्री में की जाती है। इसमें बहुत सारा डाटा जो है कि बाकी रिसर्चर्स अपने रिसर्च के लिए यूज करते हैं। और एनएसएस है ये भी सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में अपने सर्वेस करते हैं। इसको भी बहुत सारे रिसर्चर्स अपने जो रिसर्चेस के लिए यूज करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा कि हम डाटा किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से मोड हैं डाटा कलेक्ट करने के। आपको मैंने उसमें करवाया कि हम क्वेश्चनियर प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चनियर को अप्लाई करने से पहले हम उसका पायलट सर्वे करते हैं, फिर क्या मोड है, पर्सनल इंटरव्यू है, मेल इंटरव्यू है, टेलीफोनिक इंटरव्यू है, जिसके अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। फिर मैंने आपको करवाया कि सेंसस सर्वे क्या है, सैंपल सर्वे क्या है, सैंपल को हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। देन है स्टैटिस्टिक, जब हम रिजल्ट्स आते हैं कई बार उसमें एरर आ जाते हैं सैम्पलिंग के, तो वो कौन कौन से एरर है, सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम हमारे जो नंबर ऑफ सैंपल है उसको इंक्रीज करके। नॉन सैम्पलिंग एरर्स में क्या किया था हमने कि कई बार रिस्पॉन्सेज गलत दे देते हैं, और या फिर जो सैंपल सिलेक्शन है उसमें हम बायस हो जाते हैं। और हमारी जो डाटा कलेक्शन की मेन ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया की हैं वो कौन कौन सी हैं, सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैंपल सर्वे। ये था आपका सेकेंड चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ रिप्लाई कर देना, इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।